गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी ठीक होंगे। आप सभी इन क्लासों का आनंद ले रहे होंगे। विद्यार्थियों, जैसा कि आपको पता है कि पिछली क्लास में हमने भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों का अध्ययन प्रारंभ किया था, जिसमें हमने नीति निर्देशक तत्वों के संवैधानिक प्रावधानों का अध्ययन किया था। विद्यार्थियों, उसी क्लास को आगे कंटिन्यू करते हुए आज हम नीति निर्देशक तत्वों का वर्गीकरण पढ़ेंगे। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का वर्णन किया गया है। उन्हें निम्न भागों में विभक्त किया जा सकता है। नंबर 1, आर्थिक न्याय से संबंधित निर्देशक तत्व। भारतीय संविधान द्वारा जनता को आर्थिक न्याय उपलब्ध कराने एवं आर्थिक नीति से संबंधित निर्धारित किए गए निर्देशक तत्व निम्नलिखित माने जा सकते हैं। अनुच्छेद 38(2), इसमें राज्य द्वारा आय और अवसरों की असमानता को कम करने के प्रयास का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 39, इसके उपबंधों क से च के तहत राज्य को अपनी नीति इस प्रकार संचालित करने का निर्देश दिया गया है जिसमें पुरुष और स्त्री सभी नागरिकों को समान रूप से जीविका प्राप्ति के साधन, देश के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व एवं नियंत्रण, सामूहिक हित हेतु समान कार्य हेतु स्त्री पुरुषों के लिए समान वेतन तथा बालकों के लिए गरिमामय वातावरण में विकास संभव हो सके। अनुच्छेद 41, इसके द्वारा राज्य को अपनी आर्थिक सामर्थ्य और विकास की सीमाओं के अंतर्गत कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार प्राप्त करने के निर्देश दिए गए हैं। अनुच्छेद 43 व अनुच्छेद 43 के तहत कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी और उद्योगों के प्रबंध में श्रमिकों के लिए भागीदारी सुनिश्चित कराने का निर्देश भी आर्थिक नीति से संबंधित है। इसके साथ ही अनुच्छेद 42 के तहत काम की मानवोचित दशाएं तथा प्रसूति सहायता का उपबंध एवं अनुच्छेद 43 के तहत कुटीर उद्योग धंधों को व्यक्तिगत और सहकारी आधार पर बढ़ाने के प्रयास, अनुच्छेद 48 में कृषि पशुपालन सुधार संबंधी उपबंध भी आर्थिक नीति और आर्थिक न्याय से संबंधित निर्देशक तत्व है। जो दूसरा प्रकार का वर्गीकरण किया गया वह है सामाजिक न्याय और शिक्षा विषयक निर्देशक तत्व। सरकार के लिए सामाजिक और शिक्षा विषयक नीति निर्माण करते समय जिन सिद्धांतों का निर्धारण किया गया है वह ऐसे निर्देशक तत्व इस प्रकार हैं। अनुच्छेद 38 के अनुसार लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राज्य द्वारा सामाजिक व्यवस्था की स्थापना के प्रयास संबंधी तथा अवसर असमानता को दूर करने संबंधी प्रावधान। अनुच्छेद 39 के अनुसार समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता संबंधी निर्देश। अनुच्छेद 46 के अनुसार राज्य जनता के दुर्बल वर्ग विशेषतः अनुसूचित जातियों और जनजातियों की शिक्षा एवं उन्नति का प्रबंध करना। अनुच्छेद 44 के अनुसार राज्य देश के सभी नागरिकों के लिए समान सिविल सहायता की स्थापना का प्रयत्न करेगा। अनुच्छेद 45, जिसमें 86वें संविधान संशोधन के उपरांत राज्य को 6 वर्ष की आयु तक के सभी बालकों के पूर्व बाल्यकाल की देखरेख और शिक्षा के लिए अवसर प्रदान करने का उपबंध करने का निर्देश नियत किया गया है। इसके साथ ही अनुच्छेद 47, जिसमें पोषण स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने और लोक स्वास्थ्य का सुधार करने का राज्य का कर्तव्य निर्धारित किया गया है, भी इसी श्रेणी के निर्देशक तत्व है। तीसरी तरह के जो निर्देशक तत्व है वह है शासन विषयक नीति से संबंधित निर्देशक तत्व। शासन में सुधार और इसके स्तर को ऊंचा उठाने के लिए संविधान में निम्नलिखित नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 40 के अनुसार राज्य ग्रामों में ग्राम पंचायतों का संगठन करेगा और उन्हें वे सभी अधिकार देगा जिससे उनका स्वतंत्र अस्तित्व खड़ा हो सके और वह कुशलतापूर्वक कार्य कर सके। अनुच्छेद 50, जिसमें कार्यपालिका को न्यायपालिका से पृथक करने हेतु राज्य द्वारा आवश्यक कार्यवाही करने का निर्धारण किया गया है। अनुच्छेद 48(a) के अनुसार देश में ऐसा वातावरण निर्मित करना जिससे वन्य जीवों और जंगलों की सुरक्षा तथा अनुच्छेद 49 के अनुसार ऐतिहासिक महत्व के कलात्मक स्थानों, वस्तुओं तथा स्मारकों को राष्ट्रीय महत्व का घोषित करने, उनके संरक्षण संबंधी राज्यों के कर्तव्यों का निर्धारण किया गया है। चौथे प्रकार के जो नीति निर्देशक तत्व है अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा संबंधी निर्देशक तत्व। अनुच्छेद 51 के अनुसार राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के प्रति आदर, राज्यों के मध्य न्यायसंगत और सम्मानपूर्ण संबंधों की स्थापना तथा अंतर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थता एवं पंच निर्णय से सुलझाने की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा।
तो ये नीति निर्देशक तत्वों का वर्गीकरण था। अब है नीति निर्देशक तत्व व मूल अधिकारों में संबंध। भारतीय संविधान में मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्व दोनों संविधान का महत्वपूर्ण अनुलक्षण है। दोनों व्यष्टि और समष्टि के कल्याण का आधारभूत प्रपत्र है। संविधान के भाग 3 में उल्लेखित मौलिक अधिकार तथा संविधान के भाग 4 में उल्लेखित नीति निर्देशक तत्व में निम्नलिखित अंतर है। नंबर 1, मूल अधिकार न्यायालय में प्रवर्तनीय है, अर्थात जब मूल अधिकार का उल्लंघन किया जाता है तब उल्लंघन करने वाले के विरुद्ध न्यायालय में रिट याचिका दायर की जा सकती है, अतः ये वाद योग्य है। इसके विपरीत नीति निर्देशक तत्व न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है और अनुच्छेद 37 के अनुसार इस भाग के उपबंध न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है। मूल अधिकार का मुख्य उद्देश्य समता, स्वतंत्रता तथा मानव के लिए आवश्यक अन्य अधिकारों को प्रदान करके राजनीतिक प्रजातंत्र की स्थापना करना है, जबकि नीति निर्देशक तत्व का मुख्य उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक न्याय के आधार पर राजनीतिक व्यवस्था की स्थापना करना है। मूल अधिकार नकारात्मक है क्योंकि राज्य के कुछ कार्यों को प्रतिबंधित करते हैं, अर्थात मूल अधिकार राज्य पर कुछ विभेद को रोकने, स्वतंत्रता, समानता तथा सांस्कृतिक स्वतंत्रता के संरक्षित करने के लिए कुछ बंधन लगाते हैं, जबकि नीति निर्देशक तत्व सकारात्मक है क्योंकि ये राज्य को निश्चित कार्यों को करने का निर्देश देते हैं। ग्लैडहिल के अनुसार मूल अधिकार राज्य के लिए कुछ निषेध आज्ञाएं हैं, अर्थात इसका अर्थ यह है कि जहां तक हो सके राज्य को इन अधिकारों में अनुचित हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। मूल अधिकार का विषय व्यक्ति है। ये व्यक्तियों को प्रदान कर राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना की गई है, जबकि नीति निर्देशक तत्वों द्वारा आर्थिक लोकतंत्र तथा कल्याणकारी राज्य की स्थापना का प्रयास किया गया है। नंबर 5, मूल अधिकारों को आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 को छोड़कर अन्य अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है, जबकि नीति निर्देशक तत्वों को किसी भी स्थिति में निलंबित नहीं किया जा सकता। मूल अधिकार आत्यांतिक नहीं है क्योंकि उन पर विशेष परिस्थिति में निर्बंधन लगाए जा सकते हैं, जबकि नीति निर्देशक तत्व आत्यांतिक है, अर्थात उन पर किसी भी स्थिति में निर्बंधन नहीं लगाया जा सकता। इस प्रकार मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों में मूलभूत अंतर है। धन्यवाद।